गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 8th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 2, जिसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे थे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंडर ही वो आता है। इसमें 8th लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। 6th लेक्चर में हम उसके यूजेस लिख रहे थे, 2 हम कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी। To derive the relation between physical quantities। ठीक है, तो ये यहाँ लिख दिया। अब हम चलते हैं अपने फ्रेश पेज पे। टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इसमें भी हमें बच्चों क्या चीज़ पता होनी चाहिए। पहली बात, आपको यहाँ जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला पता होनी चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहले। दूसरी बात, दी गई फिजिकल क्वांटिटी किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। Given physical quantity depending on which physical quantities। ठीक है, 2 चीज़ें। एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था 7th में। ये कहता है कि जितनी भी जो भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड में कंट्रीब्यूशन है फंडामेंटल यूनिट्स की, जो भी डायमेंशंस हैं वो सेम होंगी ऑफ दैट ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो वो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पता होगा फिर हम उनकी देखेंगे कि वो चीज़ इक्वल है या नहीं है। दिस वे विल बी डूइंग। नाउ इसको देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है, डिराइव द डायमेंशनली द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए सिंबल नहीं दिया है, दिस एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिंग और अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। यानी मास पर डिपेंड कर रहा है, वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। कौन? ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। ये अब आपको इसके बीच में रिलेशन जो है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि फोर्स डिपेंड्स ऑन, हमें नहीं पता किस तरह से डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि ये इन पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट लाइन ही हमारी ये होगी कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मास कॉमा वेलोसिटी कॉमा रेडियस। अब कैसे डिपेंड करता है वो हमें नहीं पता है। तो फिर फोर्स डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास वेलोसिटी एंड रेडियस। सो एफ इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू, अब मास है तो प्रोपोर्शनल टू, अब किस तरह से कर रहा है तो उसके लिए हम पावर्स दे देंगे। एम की पावर ए, हमें नहीं पता डायरेक्टली है इन्वर्सली है, क्या पावर है वो नहीं मालूम। वेलोसिटी सेकेंड, पावर बी, रेडियस सी। इस तरह से ये डिपेंडेंट है। जब भी फिजिक्स में हम इसको कन्वर्ट करते हैं इक्वल टू में प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, तो एक कॉन्स्टेंट के डालते हैं। फिर ये आ गया एम की पावर ए, वी वेलोसिटी की पावर बी और रेडियस की पावर सी। ये आ गई जी हमारी पहली इक्वेशन। अब हमने डायमेंशनल फार्मूलाज जो हैं वो लिखने हैं इनके और ये कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ साइड में लिख देते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं इसमें लगी हुई। फोर्स है, मेरे पास जगह कम है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया था यहाँ पे, तो सॉल्व करने में कम जगह रहेगी इसलिए मैं इधर का जगह यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सो फोर्स के लिए कितना है आपका, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एम एल टी माइनस 2, मास हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन का हो गया एल टी माइनस 2।
फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला पता लग गई। फिर m है, ये तो सिंपल मास है, तो ये हो जाएगा m1 L0 T0। देन यू हैव वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, मास इसमें है नहीं, m0 L1 T-1। फिर आपका है रेडियस, रेडियस क्या है, लंबाई, सो दिस इज m0 L1 T0। अब सबकी डायमेंशनल फार्मूला आपको पता लग गई। अब आप डायमेंशनल फार्मूला जो है उनको ऐड इंट्रोड्यूस करोगे इन इक्वेशन नंबर 1। सो इंट्रोड्यूसिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, इस डायमेंशनल फॉर्मूले वेरियस क्वांटिटीज हम इसमें डालेंगे, तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, MLT-2, ठीक है, यहाँ से मैंने उठा लिया, इज इक्वल टू अ कांस्टेंट को चाहे आप इग्नोर कर लीजिए। दूसरा क्या, मास, मास की जगह आ गया M1 L0 T0 पावर A हो गया इसमें। वेलोसिटी का क्या होगा, M0 L1 T-1 पावर इसकी B हो गई। रेडियस M0 L1 T0 पावर कितनी होगी इसकी C। ये ABC निकालनी है, उसमें पता लगेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, कि क्यूब है या नहीं है, जो भी है, जो वैल्यू होगी वो हमारी निकालनी है हमने, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये वाला एक्सप्रेशन, ये तो इधर पे ऐसी है, सच यहाँ साइड को लिख देती हूँ मैं, क्योंकि जगह की मुझे लग रहा है शॉर्टेज होनी है मेरे को। MLT-2 ये ऐसे ही लिख दिया। दूसरी तरफ वाला मैं सॉल्व करूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर a है, ठीक है, तो 1 इंटू a 0 इंटू a 0, 0 इंटू a 0, पहला वाला हो गया। दूसरे में पावर b है, m दैट इज व्हाट, m0 था ये, सो 0 इंटू b 0, सो m0 l की पावर 1 थी इंटू b T-b, ठीक हो गया बच्चे। फिर आता है तीसरी वाली, c है इसकी पावर, तो ये होगी आपकी m0 LC T0, ठीक है। अब ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, सो दिस विल बी योर MA प्लस 0 प्लस 0, L की पावर क्या होगी, 0 प्लस B प्लस C, T की पावर क्या होगी, 0 माइनस B प्लस 0, तीनों में से जो पावर्स है उनको लिख दिया। इसको और सॉल्व कर सिंप्लीफाई करते तो क्या हो जाएगा, m की पावर a, l की पावर b प्लस सी और t की पावर माइनस b। हो गया जी, इस तक, यहाँ तक कोई डाउट? अब क्या करना है, इन दोनों की डायमेंशंस को आप कंपेयर करेंगे यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। मेरे को ज़रा कम पड़ेगी, मुझे यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ये स्पेस यूज़ करनी पड़ेगी। कंजस्टेड हो गया। दिस इज व्हाट वी हैव। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट using principle of homogeneity। ये क्या कहते हैं, जो इधर पावर होगी वो इधर पावर होगी, तो यहाँ m की पावर क्या है a, वहाँ m की पावर क्या है 1, है ना। सो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 1, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। फिर यहाँ पर क्या है b प्लस सी, है ना, इधर क्या है 1, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे t की पावर क्या है माइनस बी, यहाँ क्या है -2, तो माइनस बी इज इक्वल टू -2। अब इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करेंगे और a b c की वैल्यू निकालेंगे। चलो इसमें आपको देखो a की वैल्यू तो पहले ही मिल गई, है ना, b की भी मिल जाएगी। सो ऑन सॉल्विंग
above 3 इक्वेशंस आपके पास क्या क्या आ गया, a इज इक्वल टू 1 तो आ ही गया, एक ये आ गया, ठीक है। दूसरा दिस इज से फर्स्ट है ना, दूसरा आएगा ये माइनस बी इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ये आ गई आपकी सेकेंड। अब आपको a और b की वैल्यू पता है, इस इक्वेशन में डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, b प्लस c इज इक्वल टू 1, सो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, सो c दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू -1, ठीक है। आपके पास ये तीनों वैल्यूज कॉन्स्टेंट्स की पता लग गई आपको। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग 1, 2 एंड 3, इन तीनों को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, f विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट k, m की पावर कितना हो जाएगा 1, फिर बाद में क्या लिखा था v की पावर b था, b की वैल्यू आई थी 2, और तीसरा था r के पावर c थी, c की वैल्यू आई -1, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, k टाइम्स mv स्क्वेयर अपॉन r, सो दिस इज द रिलेशन। हमने ये रिलेशन जो है डिराइव कर दिया, पता लग गया आपको। सबकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ थी पता होना चाहिए, उनके डायमेंशंस क्या हैं, फिर आप क्वेश्चन में कौन सी चीज़ किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। तो फोर्स जो है सीधा लिखा है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, तो ये है जो किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, मास पे लग रहा है, जो कि वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी जो फोर्स है वो मास पर भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए उसको हमने यूज़ किया। The next question is escape velocity of a body depends on acceleration due to gravity g of the particle and the radius of the planet. तो यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, इसको मैं पहले ही हाफ में कर देती हूँ, इस तरफ थोड़ा ज़्यादा लूँगी, इधर को थोड़ा कम कर देते हैं बाद में, क्योंकि इक्वेशंस ही आती हैं पहले। अब इसमें क्या आ रहा है, escape velocity, तो आपकी जो escape velocity है, सबसे पहले ये लाइन लिखी थी ना, जैसे डिपेंड्स, किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन, ये निकालना आना चाहिए। तो ये जो एस्केप वेलोसिटी है आपकी VE, ये डिपेंड कर रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G एंड रेडियस R, दो चीज़ पे, ठीक है। डिपेंड्स ऑन G एंड कैपिटल R, सो इसका मतलब क्या हो गया, दिस escape velocity VE is proportional to, हमें नहीं पता कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कैसे कर रही है, तो उसकी पावर कर दी A, रेडियस की पावर कर दी B, या आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, वो जो बच्चा लिखेगा उसके हिसाब से उसकी ABC की वैल्यू आएगी। मेरे को जो पहले G था तो मैंने G लिखा, R बाद में था, अगर मैं R पहले लिख लेती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी पावर A दे देती, उसकी पावर के हिसाब से A की वैल्यू आनी थी, ठीक है। अब ये है दिस VE इज इक्वल टू अ कांस्टेंट K, G की पावर A, R की पावर B, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन जिसमें हमने डालना है। नाउ इंट्रोड्यूसिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड्स, है ना, डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ। अब ये एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है, दैट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो इट विल बी m0 L1 t - 1, दिस विल बी इक्वल टू k टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बताई थी, m0 L1 t - 2, अभी तक आप लोगों को बच्चे ये याद हो गई होंगी, इसकी पावर A, दूसरा कौन है, R इज अ रेडियस, डिस्टेंस है, सो m0 L1 t0, इसकी पावर कितनी है B, सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m की पावर, पहले तो ये इसको अंदर, A को अंदर डाल देते हैं, 0 इंटू A 0, 1 इंटू A A, t की पावर हो जाएगी -2 इंटू A -2A, पहला ब्रैकेट हो गया, दूसरे ब्रैकेट को भी कर देते हैं,
0 इंटू बी 0, 1 इंटू बी 0 इंटू 0 बी 0। अब ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी बच्चों, ऐड हो जाएंगी। सो इट विल बी m 0 प्लस 0 l a प्लस b t minus 2a plus 0. So this will be equal to k m0 l a plus b and t is minus 2a. Now what I'll do is comparing the power of fundamental unit on both the sides. Comparing the powers of fundamental units on both sides. किसके पे क्यों कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो कहता है बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पर m की पावर क्या है 0, यहाँ पे भी 0, तो ये तो इक्वेशन बनी ही नहीं। फिर दूसरी l की पावर क्या है a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 1, और दूसरा है -2a इज इक्वल टू, यहाँ कितनी है -1। तो इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इस वाली ये वाली इक्वेशन क्या इम्प्लाई करती है, माइनस माइनस साइन कट जाएगा, a इज इक्वल टू हाफ आ गया, ठीक है। और a की वैल्यू आप वहाँ डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, बट a प्लस बी इज इक्वल टू 1, so half plus b is equal to 1, so b is also equal to half. तो b की वैल्यू भी आपकी हाफ है, a की वैल्यू भी हाफ है। substituting in equation 1 तो क्या हो जाएगा, ve is equal to k times g की पावर हाफ और r की पावर हाफ, तो this will be equal to k times under root gr. So this is the escape velocity. ये आपका रिलेशन आ गया, ठीक है। अब ये जितने भी रिलेशन मैं यहाँ निकालूंगी इनको आपने चेक करना है कि ये दिया गया रिलेशन करेक्ट है कि नहीं। दिस विल बी द असाइनमेंट पिछले लेक्चर के लिए, तो वो एक आप रिवाइज करेंगे इसको, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन 2। देन यू हैव अनदर derive an expression for energy of a body executing simple harmonic motion, that this energy depends on mass, frequency and amplitude of vibration। कितनी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है देखिए ये। सो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, एनर्जी जो है, ये जो एनर्जी E है ये डिपेंड कर रही है मास पे, फ्रीक्वेंसी पे और एम्पलीट्यूड पे, 3 चीज़ें दी हुई हैं। तो अब इनकी सबकी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। तो आप सबसे पहला जो लाइन लिखेंगे दैट इज एनर्जी E डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ब्रैकेट में m कॉमा, फ्रीक्वेंसी सिंबल है उसका न्यू, एंड एम्पलीट्यूड, इसको दिया सिंबल कैपिटल A। एम्पलीट्यूड का थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, जैसे कोई भी पार्टिकल है वो अपनी जगह से वाइब्रेट करता है मीन पोजीशन पर, तो ये मीन पोजीशन है, तो इधर से कितना मैक्सिमम डिस्टेंस वो ऊपर जाता है उसको हम एम्पलीट्यूड करते हैं, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब होता है। तो जो एनर्जी है कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है अपनी ही जगह पर टू एंड फ्रो, ऊपर गया नीचे आया फिर इधर को चला गया फिर वापस आया, तो इसको बोलता है टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। और अपने आप को ये रिपीट करता है पीरियोडिकली, तो ऐसे मोशन आगे जाके हम 11th में पढ़ेंगे डिटेल में, बट एक जनरल सा आइडिया दे रही हूँ, अपनी मीन पोजीशन पे से वाइब्रेट करना, तो वो इन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारी पहली जो इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगी, E is proportional to मास का m रेज टू द पावर a, फ्रीक्वेंसी का न्यू रेज टू द पावर b और एम्पलीट्यूड का c। अब इंट्रोड्यूसिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला, इंट्रोड्यूसिंग द
डायमेंशनल फॉर्मूला, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि आपको सभी चीज़ों के डायमेंशनल फॉर्मूलेस पता होने चाहिए. सो एनर्जी का क्या, इट्स वर्क ओनली. एनर्जी जो आपको, जो मैंने डायमेंशनल फार्मूलाज बताए थे, तो आई हैव टोल्ड यू दैट एनर्जी इज ऑल्सो इज द वर्क डन. सो पोटेंशियल एनर्जी होती है तो हम बोलते हैं कि पोजीशन के कारण जो काम किया गया उस पोजीशन में. काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण, तो मोशन में लाने के लिए जो काम किया गया, दैट ऑल इज वर्क. तो एनर्जी की और वर्क की सेम डायमेंशनल फार्मूला होती है. तो आप ई की जगह क्या लिख सकते हैं, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो मास का हो जाएगा ml t-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा l. सो इट इज ml² t-2. तो अब मैं यहाँ लिख देती हूँ ml² t-2. ठीक है. अच्छा, एक स्टेप और मेरा छूट गया. इसमें क्या होना चाहिए, दिस इम्प्लाइज E इज इक्वल टू k टाइम्स m की पावर a न्यू की पावर b और a की पावर c. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, जिसमें मैंने बाद में वैल्यूज जो है वो डालनी है. ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टाइम्स क्या है, मास की तो सिंपल है, इट विल बी m1 L0 T0. फ्रीक्वेंसी, दैट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन फ्रीक्वेंसी. क्या होता है, दिस इज नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम. नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम. सो इट इज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. वन टाइम पीरियड जो होता है, दैट इज वन वाइब्रेशन के लिए जो टाइम लगता है. तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में इट इज़ 1 टाइम पीरियड का रिलेशन होता है. सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t. तो आप इसको क्या लिख लोगे, फ्रीक्वेंसी की जगह पर इसकी पावर a छोड़ देंगे. फ्रीक्वेंसी की जगह पर आप लिख सकते हो बच्चे m0 L1 T0. ठीक है. फिर इसकी पावर होगी b. फिर आता है आपका एम्पलीट्यूड क्या, लंबाई है, तो इट विल बी m0 L1 T0 रेज टू द पावर c. बस एक बार आपने डायमेंशनल फार्मूला डाल दी, आप आसानी से इनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं. अब आगे के स्टेप्स करेंगे हम. दिस इज k, ये क्या हो जाएगा आपका, ज़रूरी भी नहीं है इस k को आप लिखते ही चलें, इसको रहने दीजिए, यहाँ पे लास्ट में डालनी है आपने. इंट्रोड्यूसिंग द डायमेंशन, इग्नोर करते हैं कांस्टेंट को. तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी m की पावर 1 इंटू a l इन 0 इंटू a 0 इंटू a 0. पहला ब्रैकेट हो गया. दूसरे वाला 0 इंटू b 0, 1 इंटू b b, 0 इंटू b 0. फिर आती है बारी c की, 0 इंटू c 0, 1 इंटू c c, 0 इंटू c इज 0. ठीक है. पावर्स को अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया. अब इन ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड. इट विल बी a प्लस 0 प्लस 0. l की पावर हो जाएगी 0 प्लस b प्लस c. t की पावर हो जाएगी 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि सब जगह ही वो 0 हो रहा है. ठीक है. सो दिस विल बी व्हाट एक्सप्रेशन यू विल हैव. ओहो, आई एम सो सॉरी. देखो क्या, कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी यहाँ पे हमने. फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या बोला था, दैट वाज 1/t. तो इसने क्या होना था, t की पावर -1 0 इंटू b, इसने 0 होना था, और -1 इंटू b ने -b होना था. तो इसका हो जाना था l की पावर 0 प्लस 0 प्लस c, और t की पावर 0 माइनस b प्लस 0. ठीक है. दिस इज इक्वल टू ma lc t की पावर -b. दिस इज व्हाट वी हैव. ठीक है. देन व्हाट यू विल डू इज
कंपेयरिंग दी डायमेंशंस, जैसे हमने पीछे केस में किया. वी हैव रिटन comparing the powers of the fundamental unit. So on both the side, comparing the powers of fundamental units, या quantities कह लो, fundamental quantities on both sides from by. क्यों कर रहे हैं? आप कर रहे हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कारण. ठीक है. यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी है ना. फंडामेंटल क्वांटिटी का मास, लेंथ एंड टाइम. अब इसको इक्वेशन में क्या आ जाएगा? इधर m की पावर a है, उधर क्या है 1. इधर l की पावर c है, वहाँ क्या है 2. यहाँ b की पावर t की पावर -b है, वहाँ क्या है -2. तो ये तो सीधे वैल्यूज़ हैं. यहाँ से आप दिस विल इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू 2. सब्स्टिट्यूटिंग ए बी सी इन इक्वेशन 1 में आप डाल दीजिए वैल्यू. क्या थी? f इज इक्वल टू k. m की पावर है 1, फ्रीक्वेंसी की पावर b था, b इज 2, फिर c इज, b की पावर भी 2 आ रही है, c की पावर भी 2 थी, एम्पलीट्यूड 2. सो द फॉर्मूला इज f इज इक्वल टू कांस्टेंट m न्यू स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. So this is the relation we have. ठीक है. अब यहाँ the relation of the time period of a pendulum if it depends on effective length and acceleration. ये आपके लिए होमवर्क है. मैं थोड़ा सा सिर्फ इतना एक्सप्लेन करूँगी कि टाइम पीरियड दिया हुआ है ना. दिस इज टाइम पीरियड दिया है. ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इफेक्टिव लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पर डिपेंड कर रहा है. तो आपका यहाँ पर जो है टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस किस के ऊपर? इफेक्टिव लेंथ हमें नहीं पता कैसे, इसलिए पावर ये डाला है. और दूसरा कौन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी पावर डाल दी b. सो t इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट l की पावर a, g की पावर b. ये आपकी इक्वेशन 1 आएगी. फिर आपने डायमेंशनल फार्मूला डालना है, फिर उसको आपने कंपेयर करना है, कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालनी है, फिर इक्वेशन नंबर 1 में डाल के वो फार्मूला निकाल देना है. ठीक है. अब आपका जो होमवर्क है, ये तो ये क्वेश्चन 4 आपका होमवर्क है. दूसरा, ये जो रिलेशंस निकाले हैं मैंने, इनको आपने चेक करना है ये करेक्ट है या नहीं. क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने करेक्टनेस ऑफ द गिवन रिलेशन निकाला था, तो आपने चेक करके रखना है कि ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है, ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है, और ये वाला फॉर्मूला भी करेक्ट है. और ये वाला तो हम प्रूव कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि ये करेक्ट आता है. अब आपको वो फॉर्मूला निकालना है यहाँ पे. तो इसके लिए इसका मतलब इस वाले लेक्चर के बाद आपको कितने क्वेश्चन करने? 3 क्वेश्चन ये प्रूव करने के लिए, और चौथा ये खुद अपने आप में है. 3 जो है वो पिछले को चले गए. ठीक है. तो इसका मतलब 3 ये जो मैंने टिक मारे हैं, इनमें इनका क्या चेकिंग करनी है कि ये करेक्ट है या नहीं. ठीक है. और ये वाला आपको डिराइव करना है. रिलेशन चेक हम पहले कर चुके हैं. सो वीडियो को लाइक करना भूलेंगे नहीं. कोई डाउट्स हैं तो वहीं पे मेरे यूट्यूब चैनल में आप कमेंट करके डालिए, ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं. और बार बार इनको करके देखिए. नीचे लिंक मैंने भेजा हुआ है, जैसे आप मेरी डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, उसके लिए देखो वीडियो चलाते वक्त नीचे एक ट्रायंगल सा बना होता है, बस क्लिक करना है उसको, आपको मेरे स्कैन नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे. आपने वो करना है. ठीक है. और यहाँ जो रिलेशन है, रिलेशन विल शुड कम आउट टू बी t इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट k √l/g. ये फॉर्मूला आएगा. यानी a की पावर हाफ और g की पावर -½ निकलनी चाहिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.